देखिए बच्चों, प्रबंधक जो होता है उसके पास बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रबंधक को अपने उपक्रम में कई सारे कार्यों का निर्वहन करना होता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए भविष्य की योजनाएं तैयार करने, भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने, अपने संगठन को, उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास समय कम रह जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने कई कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। वह क्या करता है, अपने अधीनस्थों को कार्य सौंप देता है और यही कार्य क्या कहलाता है, अंतरण कहलाता है। देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। घर पर क्या होता है, आपकी माताजी कई प्रकार के कार्य करती हैं। माताजी के पास कई सारे कार्य होते हैं, तब वो क्या करती हैं, उनमें से कुछ कार्य आपके भाई या बहन को दे देती हैं। देखिए, कुछ कार्य आपके भाई या बहन को दे दिए जाते हैं, कुछ कार्य आपको दे दिए जाते हैं, और कोई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है तो उसके लिए आपके पिताजी को कह दिया जाता है कि भाई आपको ये कार्य करके आना है। इस प्रकार आपके घर में भी कार्यों को बांटा जाता है, अंतरण किया जाता है। देखिए, एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। एक हलवाई था, इसने एक छोटी दुकान खोली। वहां पर कार्य बहुत कम था, तो वह अकेला ही उस कार्य को संपादित कर लेता था। खुद ही सारे कार्य वो कर लेता था। जितने भी ग्राहक आते उनको वो संतुष्ट करने का प्रयास करता। लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, तो क्या हुआ, उसका कार्य बढ़ गया। ऐसी स्थिति में उसने एक लड़के को, एक बच्चे को अपने यहाँ कार्य पर रखा। धीरे धीरे काम और बढ़ने लगा, तो उसने क्या किया, एक बड़ी दुकान खोली। अब ऐसी स्थिति में वह खुद भी काम करता था और जो लड़का उसने रखा था वह भी कार्य करता था। दोनों मिलकर काम करते थे। लेकिन इसने अब क्या किया, उस बच्चे को, जिस लड़के को काम पर रखा था, उसे भी कुछ काम दे दिया कि भाई आपको इस कार्य का निर्वहन करना है। यानी उसने उसे काम बांट दिया। कुछ काम वह खुद करता था और अब कुछ काम दूसरा बच्चा करने लगा। जैसे जैसे काम बढ़ा, उसने अन्य व्यक्तियों को अपने यहाँ नियुक्त किया और उन्हें भी कुछ काम सौंप दिए। देखिए, यहाँ पर वह क्या कर रहा है, अपने कार्य बांट रहा है ताकि उसके पास आगे के लिए समय बच सके। धीरे धीरे उसने क्या किया, एक दुकान खोली, दूसरी दुकान और खोली। अब उसे कुशल लोगों की आवश्यकता होने लगी। तो ऐसी स्थिति में जिसको उन्होंने काम सिखाया था, उस हलवाई ने काम सिखाया था, उन व्यक्तियों को उसने उन दुकानों पर नियुक्त कर दिया और अपने पास अन्य व्यक्तियों को, अन्य बच्चों को काम पर लगा लिया। देखिए, यहाँ पर वह क्या कर रहा है, अपने व्यवसाय का विकास भी कर रहा है। लेकिन कैसे, उसने पहले कार्यों का बंटवारा किया। उसका जो कार्य वह अकेला करता था, उनमें से कुछ कार्य अन्य जो उसने बच्चे लगाए थे उनको दिए। उनसे वह उन कार्य करवाने लगा। उनको उसने क्या बनाया, विशेषज्ञ बना दिया। और फिर बाद में जब उसने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, तो उसने क्या किया, उन्हीं बच्चों को जिनको उसने काम सिखाया था, उन्हें ही वो दुकानें संभलवाई। इस प्रकार उसने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। देखिए, यही होता है हमारे प्रबंधन में, एक उपक्रम में भी यही होता है। प्रबंधक कई सारे कार्य करता है, तो वह अपने कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। अपने अधीनस्थों को उन कार्यों को करने का क्या है, दायित्व दे देता है कि अब इस कार्य को आप करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रबंधक के पास क्या बच जाता है, समय बच जाता है। देखिए, उसके पास समय बच जाता है और इसका प्रयोग वह महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए करता है। अब इसे हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आइए बच्चों, अधिकार अंतरण, अधिकारों का प्रत्यायोजन, भारार्पण। भारार्पण मतलब भार का अर्पण कर देना।
देखिए, प्रबंधक के पास कामों का बहुत अधिक भार होता है। वह अपने उन कामों के भार को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, यानी अपने भार को दूसरों को अर्पित कर देता है, दूसरों को सौंप देता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन, उसके पास जो अधिकार हैं वह अपने अधीनस्थों को दे देता है। प्रबंधक चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह सभी कार्यों को स्वयं संपादित नहीं कर सकता। चाहे कितना ही प्रबंधक सक्षम है, फिर भी वह अपने उपक्रम से संबंधित सभी कार्य अकेले नहीं कर सकता। इस कारण उसे अपने अधीनस्थों को अधिकारों का अंतरण करना पड़ता है। यदि वह सारे काम खुद करेगा तो देखिए उसके पास कामों का बहुत सारा बोझ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, अपने इस बोझ को कम करने के लिए अपने अधीनस्थों को काम सौंप देता है। कुछ कार्य इसको देगा, कुछ कार्य इसको देगा, कुछ कार्य अन्य अधीनस्थ को देगा। इस प्रकार उसका जो ये भार है वह क्या है, कम हो जाएगा। वह अपने काम को अन्य लोगों को सौंप देता है, यह होता है अंतरण। और उन कामों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार भी देता है। अधिकार अंतरण का अभिप्राय अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना है। देखिए, वह सारे ही अधिकार उन्हें नहीं दे देगा, वह निश्चित सीमाओं के अंतर्गत अपने अधिकार अपने अधीनस्थों को देता है। वह जिस स्तर का अधीनस्थ होगा, जिस स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी होगा, उस स्तर के अनुसार उसे अधिकार दिए जाते हैं कि भाई आपको ये कार्य करना है, इस कार्य को करने के लिए आपके पास इतने अधिकार रहेंगे। और जैसे जैसे एक कर्मचारी का स्तर बढ़ता जाता है, देखिए उच्च प्रबंधकों के पास अधिक अधिकार होते हैं, वो कार्य को मध्य प्रबंधकों को सौंपते हैं तो अपने कुछ अधिकार उन्हें दे देते हैं। जब मध्य प्रबंधक अपने कार्यों को निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं उनको सौंपेंगे तो अपने कुछ अधिकार उन्हें दे देंगे। ये क्या करेंगे, देखिए उच्च स्तर से मध्य स्तर के कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त हुए और वहां से किसे प्राप्त हुए, निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्राप्त हुए। अब ये उस कार्य को संपन्न करते हैं। प्रबंधक जो अधिकार प्रत्यायोजन करता है वह सौंपे गए कार्यों के उचित निष्पादन हेतु उत्तरदायी होता है। देखिए, कार्य को सही तरीके से संपादित कराने के लिए एक अधिकार भी दिया जाता है कर्मचारी को। यदि उसे अधिकार नहीं दिया गया है तो वह कार्य को सही तरीके से संपादित नहीं कर पाएगा। तो कार्यों के उचित निष्पादन हेतु वह उत्तरदायी होता है यदि उसे अधिकार दिए गए हैं। इसके कारण अधीनस्थ कार्य को प्रभावशाली रूप से करते हैं। और जब अधीनस्थ के पास कार्य को करने संबंधी अधिकार है, उसके पास निर्णय लेने का अधिकार है कार्य से संबंधित, तो वह उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है, काम को प्रभावशाली तरीके से पूरा करने का कार्य करता है। अर्थात एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार प्रत्यायोजन से है। देखिए, यह ऊपर से नीचे की ओर जो कर्मचारी होते हैं उनको अधिकार देने से है। सबसे ज़्यादा अधिकार किसके होते हैं, प्रबंधक के पास होते हैं। जो संगठन में ऊपर ही ऊपर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। वह अपने कुछ अधिकार अपने से नीचे के अधीनस्थ को सौंप देता है। कब देगा, जब वह उससे कोई कार्य करवा रहा होगा तो उस कार्य को पूरा करने संबंधित अधिकार वह उस अधीनस्थ को सौंपेगा। अब वह अधीनस्थ भी अपने नीचे के अधीनस्थ को काम बांटता है तो वह उसे भी कार्य को पूरा करने संबंधित अधिकार देता है, कुछ अधिकार देगा। तो यह ऊपर से नीचे की स्थिति की ओर अधिकार प्रत्यायोजन होता है। यह संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए अपेक्षित होता है और यह एक संगठन के, एक संस्था के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो उच्च प्रबंधक है इसके पास अन्य गतिविधियों के लिए काफी समय बच जाता है। अधिकार अंतरण से प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। देखिए,
प्रबंधक का कार्य क्षेत्र बढ़ता है अधिकार अंतरण कर देने से, क्योंकि अब देखिए उसके नीचे के जो अधीनस्थ हैं वो उसके द्वारा बताए गए कार्यों को पूरे तरीके से संपादित करते हैं। जो कार्य उनको दिए गए हैं उनसे संबंधित अधिकार भी यदि उन्हें मिल गए हैं अधीनस्थों को, तो वे उस कार्य को पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से संपादित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधक के पास काफी समय बच जाता है ताकि वह अपने संगठन का विकास कर सके, विस्तार कर सके, उसके संबंध में नई नई योजनाएं बना सके, नए नए लक्ष्य निर्धारित कर सके और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ सके। अधिकार अंतरण के उपरांत भी एक प्रबंधक कार्य संपादन के लिए उतना ही उत्तरदायी होता है जितना वह अधिकार अंतरण से पूर्व उत्तरदायी था। देखिए, प्रबंधक चाहे अपने अधिकारों का अंतरण कर दे, लेकिन फिर भी वह उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है जितना कि वह अधिकार अंतरण से पहले उत्तरदायी था। उसका उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता। उसने अधिकार अंतरण कर दिया हो भले ही, लेकिन उसका उत्तरदायित्व बना रहता है। अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों को इस प्रकार विभाजित करता है। देखिए, कार्यों को इस प्रकार विभाजित करता है जिससे वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। यानी वह कार्यों का इस प्रकार से विभाजन कर देता है कि उसके पास अब वही कार्य रह गए हैं जो वह एक संगठन में अपनी स्थिति के कारण प्राप्त करता है। देखिए, संगठन में प्रबंधक के पास योजना बनाने का कार्य होता है, वह अपने संगठन के लिए नए नए लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य करता है। तो अब उसके पास इतना समय होता है कि वह इन कार्यों पर ध्यान लगा सके और इस प्रकार वह शेष कार्य को पूरा कराने के लिए अन्य लोगों की सहायता प्राप्त करता है और अन्य कार्य जो होते हैं वह उन्हें अपने अधीनस्थों को बांट देता है। देखिए, जो प्रबंधक है उसको अपने संगठन में कई कार्य कराने होते हैं। उसे उत्पादन का कार्य भी कराना होता है, उसे क्रय का कार्य भी कराना होता है, विपणन संबंधी कार्य भी कराना होता है, उसे अपने संगठन में मानव संसाधन संबंधी कार्य भी करवाने होते हैं। अगर वह इन सभी कार्यों में स्वयं लगेगा तो वह अन्य कार्यों के लिए, योजना बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। तो वह क्या करता है, अपने अधीनस्थों को इन कार्यों की जिम्मेदारी सौंप देता है कि आप उत्पादन विभाग के अधिकारी हैं और आपका उत्पादन करने संबंधी जो कार्य है वह आप द्वारा किया जाएगा और इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी आपको मेरे द्वारा दिया जाता है। तो वह अपने इन कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देगा और उन्हें इन कार्यों को पूरा करने संबंधित अधिकार भी देगा। इससे उसके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, देखिए अब उसके पास क्या है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय बच रहा है जो कि उसकी स्थिति के अनुसार केवल वही कर सकता है। यह परिभाषा दी थी लुईस एलन ने। अधिकार अंतरण से केवल इतना ही आशय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है और यह परिभाषा दी थी थियो हेमन ने। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही अधिकार दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वे स्वतंत्र होकर उस कार्य को संपादित करें, नहीं, उन्हें उनके पद के अनुसार ही अधिकार दिए जाते हैं। कार्य करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार उनके पास सीमित मात्रा में ही होता है। अंतिम जो निर्णय होता है वह केवल उच्च प्रबंधकों के पास ही होता है। देखिए बच्चों, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अधीनस्थों को केवल निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो बेलगाम न हो सके। वो कार्यों को उनकी सीमाओं के अंतर्गत ही पूरा करने के लिए निर्णय ले सकते हैं और कोई बड़ा निर्णय लेना है उसके लिए अपने उच्च अधिकारी को उन्हें सूचित करना ही होगा। अंतरण के तत्व देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं अंतरण के तत्व। अंतरण के 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है अधिकार, दूसरा तत्व होता है उत्तरदायित्व और तीसरा तत्व होता है जवाबदेही। देखिए, जब काम उच्च अधिकारी से अधीनस्थ को सौंपे जाते हैं
तो उसके द्वारा अधिकार भी दिया जाता है। क्या अधिकार दिया जाएगा? निर्णय लेने का अधिकार। देखिए बच्चों, आपकी माताजी ने आपको बाजार से सामान लाने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में आप बाजार गए, लेकिन आपको पैसे खर्च करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया, तो क्या आप कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहां पर पैसे खर्च करने का अधिकार दिया जाएगा और कई वस्तुओं में से सही वस्तु चयन करने के लिए आपको निर्णय लेने का अधिकार भी आपकी माताजी द्वारा दिया जाएगा। तभी आप क्या है, सही निर्णय लेकर सही वस्तु खरीद कर ला पाएंगे। तो निर्णय लेने का अधिकार, कार्य को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया जाता है। उत्तरदायित्व, जब अधिकार मिलते हैं, काम को पूरा करने के संबंध में आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व भी बनता है। और क्या उत्तरदायित्व बनता है? काम को पूरा करना, काम को पूरा करने का उत्तरदायित्व। देखिए, यहां अधिकार ऊपर से नीचे की ओर जाती है और यहां पर उत्तरदायित्व किसका बनता है? जिसे काम को पूरा करने के लिए कहा गया है उसका उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन प्रबंधकों का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। और तीसरा आता है जवाबदेही। देखिए, जवाबदेही का अंतरण नहीं किया जा सकता। जिसे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया है, वही काम के लिए जवाबदेह होता है। काम के परिणामों के संबंध में वही जवाबदेह होगा। जो परिणाम हैं, जो निष्पादन हुआ है, परिणाम के लिए जवाबदेह, वही क्या होगा? परिणामों के लिए जवाबदेह भी होता है, उसकी जवाबदारी बनती है। अब इन्हें विस्तार से देखते हैं बच्चों। अधिकार, अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है तथा अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही करता है। देखिए, अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्यवाही करेगा, निर्णय लेगा और उसके अनुसार कार्य करवाएगा और अपने अधीनस्थों पर वह क्या करेगा? नियंत्रण रख सकेगा। ये उच्च प्रबंधक हैं, इन्होंने मध्य प्रबंधकों को क्या दिया? अधिकार दे दिया, कोई कार्य सौंपा है। अब मध्य प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं उनको कार्य दिया गया है। निम्न स्तर के जो फोरमैन, सुपरवाइजर हैं, उनके द्वारा अपने नीचे के कर्मचारियों को कार्य दिया गया है। अब ये अपने जिस स्तर के ये अधिकारी हैं, उस स्तर के अनुसार ये अपने अधीनस्थों को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। इनके पास अधिकार हैं क्या करने का? अपने अधीनस्थों के कार्यों को नियंत्रित करने का अधिकार है। निम्न स्तर का जो प्रबंधक है वह इतना अधिकार रखता है कि वह अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों को नियंत्रित करे, उन्हें उस प्रकार से आदेश दे और निर्णय ले सके। अधिकार एक प्रकार से निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित होते हैं। देखिए, अधिकार क्या होते हैं? निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित होते हैं, जो प्रबंधकीय स्थितियों में निहित है कि व्यक्ति क्या करते हैं तथा उनसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है। और जो ये निर्णय लेने की शक्तियां हैं, ये प्रबंधकीय स्थिति के अनुसार पैदा होती हैं। जब तक अधीनस्थों को अधिकार प्रदान न कर दिए जाएं, तब तक कार्यभार सौंपना अर्थहीन होता है। काम दे दिया गया, लेकिन काम को पूरा कराने के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तो देखिए वह कार्यभार सौंपना क्या है? अर्थहीन हो जाता है। आप बाजार गए, आपको पैसा खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या जो भी काम आपको दिया गया है वह पूरा नहीं होगा, तो काम सौंपना आपके लिए अर्थहीन हो जाता है। अधिकारों का प्रवाह सोपान श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर होता है। देखिए, अधिकारों का जो प्रवाह होता है वो कहां से होता है? उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर होता है, निम्न स्तर के कर्मचारियों की तरफ होता है। अधिकारी उच्च स्तर का है, वह मध्य स्तर के अधिकारी को देगा, वहां से उसके नीचे के अधीनस्थ के पास पहुंचेंगे। उच्चाधिकारी को अपने अधीनस्थों पर अधिकार प्राप्त होते हैं और
यही कारण है कि जो उच्चाधिकारी है उसको अपने अधीनस्थों पर अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार अंतरण से उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंध स्थापित होते हैं। ये पता लगता है कि ये उच्चाधिकारी है और यह अधीनस्थ है। इसका पता किससे चलता है? अधिकार अंतरण से पता चलता है। किसको किस पर अधिकार है, इससे पता चलता है कि यह उच्चाधिकारी है और यह व्यक्ति अधीनस्थ है। जब अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार बतलाई गई विधि के अनुसार अधीनस्थ कार्य को कार्यान्वित करता है। और यही कारण है कि जो अधिकारी उच्चाधिकारी जो है वह जिस तरीके से काम को करने के लिए बताता है उसी तरीके से अधीनस्थ कार्य करते हैं, उसी कार्य विधि से वो कार्य संपादित करते हैं। उसके निर्णयों की पालना अधीनस्थ द्वारा की जाती है। अधिकार अंतरण संगठन के कानून व्यवस्था तथा नियमों से बंधा होता है। देखिए बच्चों, किस संगठन में किस प्रकार से अधिकारों का अंतरण किया जाएगा, ये एक उपक्रम के कानून के अंतर्गत, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत, उसके नियमों के अनुसार तय होता है कि किस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाएगा। अगला है उत्तरदायित्व। देखिए, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी। जब प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थों को काम सौंपा जाता है, देखिए ये अधीनस्थ हैं, इन्हें काम सौंपा गया, तो ऐसी स्थिति में काम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन अधीनस्थों की होगी। इन अधीनस्थों द्वारा अपने और नीचे के अधीनस्थों को काम सौंप दिया गया है, इनके द्वारा इसे काम दिया गया, इसे भी काम दे दिया गया। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किनकी होगी? इनकी होगी। लेकिन प्रबंधक द्वारा इसे काम सौंपा गया है तो इसकी जिम्मेदारी भी होगी। देखिए यहाँ पर यह इसके प्रति उत्तरदायी है और यह इसके प्रति उत्तरदायी होगा। जिसे काम सौंपा गया है वह उस काम को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। और यह प्रवाह कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर यह प्रवाह होता है। इसका अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है। देखिए, उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी, और यह किसकी होती है? अधीनस्थ की होती है। क्योंकि उच्चाधिकारी द्वारा कार्य किसे दिया गया है? अधीनस्थ को दिया जाता है। कार्य का भलीभांति निष्पादन करना अधीनस्थ का आवश्यक उत्तरदायित्व है और काम को ठीक तरीके से पूरा करना यह किसकी जिम्मेदारी होती है? अधीनस्थ की जिम्मेदारी होती है। उत्तरदायित्व काम सौंपने पर ही उत्पन्न होता है। देखिए, उत्तरदायित्व कब पैदा होगा? काम देने पर ही उत्पन्न होगा। यहाँ पर इस अधिकारी द्वारा अपने किसी कर्मचारी को कोई काम नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि उसे काम नहीं सौंपा गया है। आपकी माताजी ने आपको बाजार से सामान लाने के लिए कहा है, तो अब जिम्मेदारी आपकी बनेगी, आपके भाई या बहन की नहीं बनेगी। तो जिसे काम सौंपा जाता है उसी की जिम्मेदारी बनती है। यह उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थ के संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। और उत्तरदायित्व कब पैदा होता है? उच्चाधिकारी और अधीनस्थ के संबंधों के परिणाम स्वरूप यह पैदा होता है। उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपता है और काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अधीनस्थ की होती है। उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर की ओर ये प्रवाहित होते हैं। नीचे का जो अधीनस्थ है वह अपने उच्चाधिकारी के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है, और वह उच्चाधिकारी अपने प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि एक अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। जब किसी कर्मचारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उससे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकारों को भी निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। जब किसी अधीनस्थ को काम दिया जा रहा है तो उसे अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यदि उसे कार्यभार सौंपा गया है और अधिकार नहीं दिया गया है कार्य को पूरा करने के संबंध में, तो वह कार्यभार अप्रभावी हो जाता है। देखिए, आपको बाजार से सामान लाने के लिए कहा तो गया है, लेकिन पैसे खर्च करने से मना कर दिया गया है। आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप काम को पूरा कैसे करेंगे? तो काम सौंपने पर काम को पूरा करने के संबंध में अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अधिकारों की अधिकता पर उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिकार यदि अधिक मात्रा में दे दिए जाते हैं तो उनका दुरुपयोग, गलत उपयोग संभव हो सकता है।
तथा उत्तरदायित्व की अधिकता पर संबंधित व्यक्ति अप्रभावी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक कार्यभार दे दिया गया है, बहुत सारे कार्य दे दिए गए हैं, तो वह क्या है, किसी भी कार्य को ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा और वह अप्रभावी हो जाएगा। तो देखिए, अधिकार भी अधिक अगर हमने दे दिए हैं तो उनका दुरुपयोग संभव है, कार्यभार भी अधिक सौंप दिया गया है तो भी व्यक्ति अप्रभावी हो सकता है। तो दोनों ही स्थितियां घातक हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, उत्तरदेयता या जवाबदेही। देखिए, जब किसी अधीनस्थ को किसी काम को पूरा करने के लिए दिया गया है तो वह उसके लिए जवाबदेह भी होता है, उसके परिणामों के लिए वह जवाबदेहिता रखता है। इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है, अर्थात अंतिम परिणाम का उत्तर देने योग्य होने से है। जिसे काम दिया गया है वह अपने अधिकारी को जवाब देने योग्य होता है, क्योंकि काम का पूरा हुआ है या नहीं हुआ इसकी जवाबदेहिता किसकी होगी, जिसे काम दिया गया है। यदि आप बाजार से सामान नहीं लाए हैं, आपको बाजार से सामान लाने का काम दिया गया था, तो जवाबदेहिता किसकी बनेगी, आपकी बनेगी। जवाबदेही का न तो भारार्पण संभव है, न ही इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। देखिए, जवाबदेही वही होता है जो कार्य जिसे दिया गया है उसकी ही जवाबदेहिता बनती है। इसका भारार्पण नहीं किया जा सकता, नहीं इसका अंतरण आप किसी अन्य व्यक्ति पर कर सकते हैं, और इसका प्रवाह ऊपर की ओर भी नहीं होता। इसका प्रवाह निम्न जो स्तर के अधिकारी हैं वहाँ से उच्च स्तर के अधिकारियों की तरफ नहीं होता। जिसे काम दिया गया है उसी की जवाबदेहिता बनती है। अधीनस्थ कर्मचारी ही अपने अधिकारी के प्रति कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए जवाबदेह होता है। जो अधीनस्थ कर्मचारी है वही जवाबदेह होता है। अधिकार अंतरित होता है तो उत्तरदायित्व समझ लिया जाता है। देखिए, जब अधिकार अंतरित होते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, तो उत्तरदायित्व अपने आप समझ लिया जाता है कि उत्तरदायित्व आ गया है, अब काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तय हो गई है। जवाबदेही थोपी जाती है, और जवाबदेहिता क्या है, थोपी जाती है। उत्तरदायित्व अधिकार अंतरण से उत्पन्न होता है तथा जवाबदेही उत्तरदायित्व से आती है। जब अधिकार दिए जाते हैं, देखिए, काम सौंपे गए, काम बांटे गए, तो अधिकार काम को पूरा करने के लिए प्राप्त हुआ। जब अधिकार मिल गया तो क्या हो जाता है उत्पन्न, उत्तरदायित्व। उत्तरदायी बनाया जा सकता है आसानी से कि यह इस कार्य को पूरा करने के संबंध में उत्तरदायित्व रखता है। जब उत्तरदायी बन गया, कोई व्यक्ति उत्तरदायित्व रखता है, तो वह जवाबदेह भी होता है, उसकी जवाबदेहिता भी हो जाती है। अब वह कार्य के परिणामों के संबंध में जवाब देने वाला होता है, क्योंकि उसे अब काम को पूरा करने या नहीं होने पर जवाब देना पड़ता है। अंतरण के तत्वों की समीक्षा, इनकी समीक्षा करते हैं अर्थ के आधार पर। देखिए, अधिकार, आदेश निर्णय का अधिकार, आदेश देने का अधिकार अपने अधीनस्थों को, और निर्णय लेने का, काम के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। उत्तरदायित्व निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने का आधार, जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने का एक उत्तरदायित्व बन जाता है। उत्तरदेयता निर्दिष्ट कार्य के परिणाम फल की उत्तरदेयता, जो भी परिणाम आए हैं, जो भी निष्पादन हुआ है, उसका उत्तरदेयता, उसकी जवाबदेहिता एक अधीनस्थ की होती है। अंतरण, अंतरित किए जा सकते हैं। देखिए, अधिकारों को अंतरित किया जा सकता है। प्रबंधक अपने अधिकार अपने से नीचे वाले अधीनस्थ को दे सकता है, वो अधीनस्थ और नीचे वाले अधीनस्थ को अधिकार दे सकता है। यह ऊपर से नीचे की ओर अधिकार अंतरित किए जा सकते हैं। पूर्ण रूपेण अंतरित नहीं किए जा सकते। उत्तरदायित्व को पूर्ण रूपेण अंतरित नहीं किया जा सकता। उत्तरदेयता अंतरित नहीं किया जा सकता। उत्तरदेयता जवाबदेही को किसी पर अंतरित नहीं कर सकती, इसका अंतरण नहीं होता है। उद्गम, देखिए, अधिकार औपचारिक स्थिति से प्रारंभ होते हैं। प्रबंधक सबसे ज़्यादा अधिकार रखता है, उसके बाद का जो अधिकारी है वह उससे कम अधिकार रखता है, क्योंकि उसे प्रबंधक ने अधिकार दिए हैं। तो इस प्रकार जो स्थिति होती है एक पदानुक्रम में, देखिए, पदानुक्रम में जो स्थिति है उसके अनुसार अधिकारों की व्याख्या हो सकती है कि अधिकार किसके पास ज़्यादा हैं, किससे प्राप्त हुए हैं, ये बताया
जा सकता है। उत्तरदायित्व अधिकार अंतरण से प्रारंभ होते हैं, और जब अधिकार प्राप्त होते हैं ऊपर से तो उत्तरदायित्व भी बनता है। उत्तरदेयता उत्तरदायित्व से प्रारंभ होते हैं। जब उत्तरदायित्व होता है तो जवाबदेहिता अपने आप प्रारंभ हो जाती है। प्रवाह, देखिए अधिकारों का प्रवाह है, उच्चाधिकारी से नीचे की ओर अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर होता है। उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को देगा, वह अधीनस्थ नीचे के अधीनस्थ को देगा, वहां से और नीचे तक क्या है, अधिकार अंतरित किए जाते हैं। उत्तरदायित्व प्रवाह अधीनस्थों से ऊपर की ओर उच्चाधिकारियों की ओर होता है। अधीनस्थ से उच्चाधिकारी की ओर उत्तरदायित्व का प्रवाह होता है। उत्तरदेयता प्रवाह अधीनस्थ से ऊपर की ओर उच्चाधिकारियों की ओर होता है। वैसे जवाबदेहिता जो होती है, जिसे काम सौंपा गया है उसी की जवाबदेहिता होती है। आगे देखते हैं बच्चों अंतरण का महत्व। देखिए एक उपक्रम के लिए अंतरण का बहुत महत्व होता है। पहला महत्व है प्रभावी प्रबंध। देखिए बच्चों, जो प्रबंधक होते हैं उनके पास बहुत अधिक कार्य होते हैं, उन्हें कई सारे कार्यों को करना पड़ता है। जब वे अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने अधीनस्थों को दे देते हैं, उन कामों को पूरा करने का अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं, तो उनके पास काफ़ी समय बचता है। और ऐसी स्थिति में वे जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। महत्वपूर्ण जो योजनाएं बनानी होती है, महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, उनके लिए उनके पास काफ़ी समय बच जाता है। वे अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कई नई नई योजनाओं पर काम करने लगते हैं, और उनका प्रबंध भी क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। उनके जो लक्ष्य हैं वो आसानी से पूरे होने लगते हैं। कर्मचारियों का विकास। देखिए बच्चों, कर्मचारियों को जब काम दिया जाता है तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है, और जब उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है तो वे अपने प्रतिभा को दिखाकर अपनी प्रतिभा का विकास भी करते हैं। साथ ही साथ उन्हें निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इससे भविष्य के लिए नए प्रबंधक भी तैयार होते हैं। कर्मचारियों को प्रेरणा। जब कर्मचारियों को ये लगता है कि उच्च प्रबंधक उनको काम दे रहा है, उन पर विश्वास जता रहा है, तो वे इससे और अधिक प्रेरित होते हैं और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, जिससे संगठन को बहुत मजबूती प्राप्त होती है। संगठन के जितने भी उद्देश्य हैं वे सही समय पर पूरे होने लगते हैं। विकास का सरलीकरण। देखिए काम पूरा होने में जब आसानी होती है, जब काम आसानी से पूरे हो रहे हैं, तो एक संगठन और अधिक विकास की राह पर आगे बढ़ता है। प्रबंधक नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, नए नए उपक्रम स्थापित करता है। देखिए यहाँ पर जब विकास करने की बात आती है तो जो कर्मचारी उसने कुशल बनाए हैं, जो नए प्रबंधक वह तैयार करता है, उनको आसानी से नए क्षेत्रों की ओर वह क्या है, नियुक्त कर सकता है। प्रबंध पदानुक्रम का आधार। देखिए अंतरण से यह पता चलता है कि कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, और किसके पास कितने अधिकार हैं, कौन किसके प्रति जवाबदेह है, किसका किसके प्रति उत्तरदायित्व बनता है। इसका पता इसके अंतर्गत चल जाता है। उत्तम सामंजस्य। जब यह पता होता है कि किसके पास कितना अधिकार है, कौन किसके प्रति जवाबदेह है, तो आपस में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इन बिंदुओं को और हम विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। प्रभावी प्रबंध। प्रभावी होने से तात्पर्य है उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना। देखिए नियोजन के समय जो उद्देश्य लक्ष्य एक उपक्रम द्वारा, एक संगठन द्वारा जो निर्धारित किए गए थे, वे आसानी से प्राप्त करना, सफलतापूर्वक प्राप्त करना प्रभावी के अंतर्गत आता है, प्रभावपूर्णता के अंतर्गत आता है। प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक अधिकार देकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। देखिए जो प्रबंधक होता है उसके पास कार्यभार बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक भार होता है कामों का। ऐसी स्थिति में वह अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उन पर ध्यान नहीं लगा पाता, तो वह अंतरण के द्वारा इस भार को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। वह क्या करता है, अपना जो ये भार है यह अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, और इसके पास फिर क्या बच जाता है, काफ़ी समय
बच जाता है और इस समय को वह महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाता है, जिससे उनके कार्यभार में कमी आती है। जब वह अपने कामों का बंटवारा कर देगा तो उसके कार्यभार में कमी आएगी, उसके पास काफ़ी समय बचेगा। वे अपना ध्यान नए क्षेत्रों में अधिक उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने पर केंद्रित कर सुअवसर भी प्राप्त करते हैं। और अब वे अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे? नए क्षेत्रों की ओर लगाएंगे। नई नई योजनाएं बनाने, अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना सारा ध्यान लगाने लगते हैं। दूसरा है कर्मचारियों का विकास। अधिकार अंतरण से कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए अधिक सुअवसर प्राप्त होते हैं तथा उनकी प्रतिभा को और अधिक विकास मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें काम दिया गया है, उच्चाधिकारी से उन्हें काम प्राप्त हुआ है, उस काम को पूरा करने के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने काम को पूरा करने के लिए निर्णय ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके वे उचित निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इससे उनमें निपुणता विकसित होती है तथा वे ऐसे कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं जो जटिल प्रकृति के होते हैं, और वे जटिल प्रकृति के कार्यों को भी करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। वे ऐसे ऐसे कार्य भी करने लगते हैं जो बहुत कठिन थे, लेकिन अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके वे उन जटिल कार्यों को भी आसानी से पूरा करने लगते हैं। अधिकार अंतरण से आने वाले समय के लिए सुयोग्य प्रबंधकों का निर्माण होता है। देखिए, अधिकार अंतरण कर दिए जाने से एक कर्मचारी अपनी प्रतिभा का उपयोग करके सही निर्णय लेकर कार्य को पूरा करता है, चाहे कितना ही जटिल कार्य हो। इससे वे एक अच्छे प्रबंधक के रूप में तैयार हो पाते हैं और अगली पीढ़ी के नए प्रबंधक तैयार हो जाते हैं। अंतरण कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा का उपयोग करने, अनुभव प्राप्त करने और अपने आप को उच्च पदों पर आसीन होने में सहायता करता है तथा बल प्रदान करता है। अंतरण के कारण कर्मचारी अनुभव प्राप्त करता है, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकता है, जटिल से जटिल कार्यों को पूरा करने में वो सामर्थ्य प्राप्त करता है और उच्च पदों पर आसीन होने में भी अंतरण से उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अगला है कर्मचारियों को प्रेरणा। अधिकार अंतरण से कर्मचारियों को प्रतिभा का प्रयोग करने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए, अधिकार अंतरण के कारण एक कर्मचारी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में अधिकार दिए जाते हैं जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। जब उन्हें उच्चाधिकारियों से अधिकार प्राप्त होते हैं तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उच्च प्रबंध उनके प्रति विश्वास रखता है। इसी विश्वास के कारण उन्हें क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। उत्तरदायित्व एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है तथा भरोसे में सुधार लाता है, और जब उनका विश्वास ये बढ़ता है कि उच्च प्रबंध उनमें विश्वास दिखा रहा है तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उन्हें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्हें निर्णय लेने के लिए बार बार अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे निर्णय शीघ्रता से ले लिए जाते हैं। अब वे स्वयं ही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है काम को पूरा करने के संबंध में। तो वे बार बार उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाते और जल्दी से निर्णय लेकर कार्य को संपादित करते हैं। वह अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है तथा आगे भी अपने कार्य निष्पादन को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करता है। वो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। वे अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की ओर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। विकास का सरलीकरण। अधिकार अंतरण एक संगठन को तैयार कार्यबल प्रदान कर विकास करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, जब कर्मचारियों का विकास होता है तो वे अच्छे प्रबंधक के रूप में तैयार होते हैं। इससे एक संगठन को तैयार कार्यबल मिल जाता है। इसके द्वारा नया काम करने के लिए ऊंचे पदों हेतु प्रशिक्षित व अनुभवी कार्यबल आसानी से मिल जाता है, और एक संगठन को प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यबल तुरंत मिल जाता है जो नए उत्पाद को प्रारंभ करने व महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए समर्थ होते हैं। और जो कर्मचारी इनको पहले से तैयार किए गए थे इनके द्वारा, वे किसी भी कठिन कार्य को आसानी से करने के लिए क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, क्योंकि वे जटिल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर चुके होते हैं। वे वर्तमान कार्य पद्धति को नए रूप में आसानी से परिवर्तित कर देते हैं, और जो तैयार कार्यबल मिलता है वह वर्तमान कार्य पद्धति को भी नए रूप में आसानी से परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। प्रबंध पदानुक्रम का
आधार अधिकार अंतरण अधिकारी अधीनस्थ में संबंध बनाता है। यह अधिकारी और अधीनस्थ में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है जो प्रबंध पदानुक्रम का आधार है। यह अधिकार के प्रवाह का क्रम है जो बतलाता है कि किसे किसको सूचना देनी है। देखिए यह ये बताता है कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी है और किसे जवाब देगा। साथ ही कहाँ से अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, किसे किससे अधिकार मिल रहे हैं, यह भी प्रबंध पदानुक्रम के अंतर्गत पता चल जाता है। कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, इसका पता भी अधिकारों के अंतरण से चल जाता है। जिस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाता है संगठन में उसी सीमा तक वे प्रभावी होते हैं, और जिस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाता है जहां तक अधिकार दिए जाते हैं वहीं तक वे प्रभावी रहते हैं। मान लीजिए इस कर्मचारी तक अधिकार दिए गए हैं और इसके नीचे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी कर्मचारी को, तो वे अधिकार यहीं तक प्रभावी होंगे, वो आगे नहीं होंगे। उत्तम सामंजस्य अधिकार अंतरण के तत्व जैसे अधिकार, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता संगठन में विभिन्न स्तरों से संबंधित होते हैं। ये विभिन्न स्तरों से संबंधित होते हैं, किसके पास कितने अधिकार हैं, किसका कितना उत्तरदायित्व बनता है और कौन किसके प्रति जवाबदेह होता है। इससे कर्तव्यों की लिपापोती तथा पुनरावृत्ति को रोका जाता है। देखिए अब यह कहना स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति की जवाबदेही है, तो लिपापोती करना आसान नहीं हो पाता है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर क्या करना है इसकी स्पष्ट व्याख्या की हुई होती है। यह स्पष्ट होता है कि किसके द्वारा क्या काम करना है, कौन क्या काम करेगा। उच्च अधिकारी द्वारा काम इसे दिया गया, इसने एक कार्य इसको दिया है, इसके द्वारा बी को कार्य दिया है, ए को नहीं दिया गया, और बी ने सी को वह कार्य दे दिया है। ऐसी स्थिति में जवाबदेह कौन होगा, सी होगा काम के परिणाम के प्रति, और उत्तरदायित्व बी का भी होगा, इसका भी होगा। ए का यहाँ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि इसे काम नहीं दिया गया है। तो इसमें स्पष्ट व्याख्या होती है कि किसे काम दिया गया है और किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ स्पष्ट होने से प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है और इससे आसानी से सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद मिलती है। बच्चों आज हमने अंतरण के बारे में जाना, अधिकार अंतरण के तत्वों के बारे में जाना, साथ ही उसके महत्व पर हमने चर्चा की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।